हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास नंबर 34 हो रही है आज इनकम टैक्स की। डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस हमारा चल रहा था। आज की क्लास के लिए पहले वाली क्लास से आपको जाना जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने पहले वाली सारी क्लासेस हमने अटेंड कर ली हो डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस की। इसके बाद में आज हम जो हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम इसके अंदर। और हमें वो चीज़ देखनी थी डेप्रिसिएशन कंपटीशन। कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी इसे बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, कि हम जो डेप्रिसिएशन उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर मैंने 3 स्टेप में से डिवाइड किया है। ठीक है, केवल मैंने कितने स्टेप रखे? 3 स्टेप। ये 3 स्टेप आपको ध्यान से समझना है। देखिए पहली स्टेप में हम बात करते हैं तो पहली स्टेप में हमने रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ WDV हो आपके पास में, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो चल रहा है आपका 19-20। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो इस प्रीवियस का मतलब है कि आपके पास में 1 अप्रैल 1/4/2019 का बैलेंस हो। ठीक है ना, WDV बैलेंस हो, मतलब उसमें सारे पिछले वर्षों के सारे जो डेप्रिसिएशन अब तक लगे वो सारे सारे आपके पास में माइनस कर चुके हो। जब यहाँ लिखा हुआ है WDV का मतलब यही होता है कि इसमें से आपने जो भी डेप्रिसिएशन अब तक अलाउ हो चुके हो आपने माइनस किया है। तो आपके पास में क्या हो? ओपनिंग बैलेंस हो, और ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का हो। एसेट्स का कौन सा बैलेंस हो? जो WDV वाला हो, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन लेस हो रखा हो। तो पहली चीज़ आपको ये होनी आपके पास में ज़रूरी है। सेकंड स्टेप के अंदर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जिससे कि आप WDV निकालेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। अब जो हम पहले वाले हमने ओपनिंग WDV तो मिल जाएगी, अब हम WDV आगे के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने एक ऑर्डर के अंदर आपको एक फॉर्मूला दिया है, बड़ा ही छोटा फॉर्मूला है। तो आपको इसी ऑर्डर में से रखना है। यदि इस ऑर्डर को आप चेंज करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अलग आंसर आएगा। देखिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको ओपनिंग WDV ओपनिंग बैलेंस लेना है एसेट्स का, WDV वाला बैलेंस जो कि आप स्टेप 1 में निकाल चुके। इसके बाद में हम इस ईयर में जो भी एसेट्स हमने परचेज करी है, प्रीवियस ईयर में किसी भी डेट को परचेज करी हो आपने, चाहे भले ही वो, जैसे इस प्रीवियस की बात करें तो आपने 30 मार्च 2020 को ही परचेज करी हो, लेकिन आप परचेज करने वाली एसेट्स को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद में सेल वाली, चाहे सेल वाली डेट पहले ही क्यों ना हो। वापस से आप समझेंगे इसमें मैं यहाँ क्या बात बोल रहा हूँ, कि आप हर बार ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज करेंगे, चाहे परचेज की डेट कोई सी भी, मतलब हमें डेट को इग्नोर करना है फुली, और फिर बाद में माइनस करेंगे सेल को। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। इसी कैलकुलेशन में सब कुछ डिसाइड होगा कि हमारा क्या आंसर जाने वाला है। इसके बाद में हम आगे स्टेप 3 देखेंगे। हमारे पास में 2 ही सिचुएशन बन रही है, 2 के अंदर फिर कितनी सिचुएशन बन रही है वो हम आगे ध्यान देंगे उस बात पर। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया होगा, इस तरह नोट कर लिया होगा क्या, कि सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेंगे, उसके अंदर फिर आप परचेज ऐड करेंगे, सारी एसेट से जो भी आपने परचेज करी उसमें से फिर आप सेल माइनस करेंगे जो भी आपने प्रीवियस ईयर में किया। फर्स्टली ऐड ऑल एसेट्स, आफ्टर हम सेल को करेंगे। डेट ऑफ परचेज इग्नोर, कि परचेजिंग की डेट क्या थी वो हम इग्नोर कर देंगे। हमें नहीं मतलब है कि पहले हमने सेल कराया, जैसे फॉर एग्जांपल आप मानकर चलिए कि अक्टूबर मंथ में आपने सेल कर दी है ना, और आपने दिसंबर के अंदर परचेज करी, लेकिन फिर भी दिसंबर बाद में आ रहा है, लेकिन इससे हम पहले ऐड करेंगे और इससे हम बाद में माइनस करेंगे। इस तरह से वर्किंग हमें करनी है कि परचेज सबसे पहले, सेल बाद में हमें रखना है। अब क्या हम जो भी एसेट्स परचेज करेंगे उन सबको ही हम ऐड कर देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम केवल ऐड उन्हीं एसेट्स को करेंगे जिन एसेट्स को हमने बिजनेस यूज में लेना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी पहले भी कंडीशन थी कि डेप्रिसिएशन हमें तभी मिलता है जब हम उसे बिजनेस में यूज करना स्टार्ट करें। तो हम डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए हम इससे तभी ऐड करेंगे जब हमने उसे बिजनेस यूज भी स्टार्ट कर दिया। परचेज तो आपने कर ली, लेकिन वो एक साइड में रखी हुई है, बिजनेस में आप इसे यूज में नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो फिर उसे हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद में तीसरी जो मेन स्टेप है वो है सब्ट्रैक्ट ऑफ एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स जो आपकी सोल्ड की जा रही है उसे आप माइनस करोगे। तो वो कैसे माइनस करना है, यही सारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में। तो इसके अंदर सबसे देखिए मेजर सबसे बड़ी जो दो बड़ी सिचुएशंस बनती है, दो सिचुएशन ये बनती है कि आपने सारी सारी एसेट्स सेल कर दी हो और आपने कुछ एसेट्स ही सेल करी हो। तो सोल्ड ऑल एसेट्स कर दिया और सोल्ड ओनली फ्यू एसेट्स, मतलब आपने कुछ सारी सारी एसेट्स ही बेच दी है, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास में, कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा है। तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर बनने वाला है कि जब आपने सारी सारी एसेट्स ही बेच दी, आपके पास कोई आंसर कुछ बचा हुआ ही नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने जब सारी एसेट्स बेच दी है तो हमारे पास में डेप्रिसिएशन हमें अलाउ ही नहीं होगा। देखिए क्या आपके पास में सेल करने पर एसेट्स दो सिचुएशन थी, हमें ये देखना कि उन्हें सारी एसेट्स तो नहीं बेच दी है। यदि यस उन्हें सारी सारी एसेट्स बेच दी तो फॉर्मूला हमारा वो वही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में दो कंडीशन होने वाले, दो कंडीशन बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले जो मेजर बात है, हमें डेप्रिसिएशन नोट अलाउ करना है। इसके अंदर क्या करना है? डेप्रिसिएशन नोट अलाउ। क्यों? इसका भी एक रीजन है, बिकॉज फिजिकली
नो एसेट्स अवेलेबल ऑन 31 मार्च, जो भी आपका क्लोजिंग ईयर था उस दिन आपके पास में कोई फिजिकल एसेट्स अवेलेबल ही नहीं थी। आपके पास किसके ऊपर डेप्रिशन हो, डेप्रिशन लगाने के लिए ये तो चाहिए ना कि वो फिजिकली एसेट्स हो। भले ही आपके पास ओपनिंग में थी, मिड ईयर में भी थी, लेकिन लास्ट ऑफ डेट जब हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है, जिस दिन हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जिसलिए हम बोलते हैं कि एज ऑन 31 मार्च 2020 बोलेंगे हम जैसे, तो 31 मार्च 2020 के लिए हम यदि कोई चीज़ वर्किंग करें तो उस डेट को यदि कोई एसेट्स ही नहीं है, हमारे पास सारे सारे एसेट्स हमने बेच दिए, तो हमें डेप्रिशन अलाउ नहीं होगा। ज़्यादा इसे याद कर लीजिए, किसी से आप समझ लीजिए जब डेप्रिशन, इसका रीजन तो यही है कि फिजिकली जब आपके पास कोई एसेट्स है ही नहीं तो डेप्रिशन क्यों मिलेगा। ठीक है, क्रॉस से आपको नहीं सोचना है कि नहीं हमें तो आधे टाइम तो हमने रखा था, ओपनिंग में थी, से हमें डेप्रिशन लगाना, नहीं, ऐसा कोई नियम हम अपनी तरफ से लॉजिक नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लॉ है और लॉ जिन लोगों ने हमें बना दिया उसे हमें वैसा का वैसा ही रीड करना होता है। बस मैं केवल ईजी कर रहा हूँ आपके लिए काम। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि अब हमने, चलो ठीक है सर, हमने सारी एसेट्स बेच दी, हमें डेप्रिशन मिलेगा भी नहीं, तो फिर कौन सी वर्किंग होने वाली है? ये वाली वर्किंग तो होगी भाई हमारे पास में, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस सेल। अब ये सब कुछ करने के बाद में आपके पास में दो आंसर हो सकते हैं कि आपके पास में पॉजिटिव आंसर आए और आपके पास में एक नेगेटिव आंसर आए, कि आपका प्लस का आंसर बच रहा है, ये सब कुछ करने में प्लस का आंसर आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। अब देखिए आप समझिए, जनरली जैसे मान लीजिए ये बैलेंस आपने पहले का बैलेंस और नया परचेज करके 1 लाख हो रहा है, तो सामान्य से प्रैक्टिस यही होती है कि जो चीज़ें पुरानी होती है वो सस्ते में बिकती है। ठीक है, नॉर्मली जो मशीन है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि आप उसे यूज ले चुके होते हो, तो सामान्यतः कम के अंदर ही बिकती है। तो जैसे मान लीजिए इन दोनों की वैल्यू 1 लाख है, तो हो सकता है कि वो 90,000 के अंदर सेल होगी, तो आपका प्लस का बैलेंस बचेगा 10,000 के अंदर। हो सकता है 50,000 के अंदर सेल हो तो यहाँ 50,000 बैलेंस बचेगा। जब आपका इस तरह का बैलेंस बच रहा है और सारी एसेट्स आपने बेच दी है, तो आज हमें डेप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं, तो सबका सब आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस भी कौन सा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, ये हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ पर हम कैपिटल गेंस पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आप बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, क्या कि आपके पास में बैलेंस बचा कौन सा? पॉजिटिव बैलेंस बचा। पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस बोलेंगे। भाई नॉर्मली हमने कम, जो हमारी जो परचेजिंग थी वो ज़्यादा थी और हमने कम रेट के ऊपर सेल करी, तो हमारे पास में क्या हुआ? कैपिटल लॉस आ गया। और कैपिटल लॉस कौन सा? शॉर्ट टर्म होता है। ये हमेशा ही यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होंगे शॉर्ट टर्म ही होंगे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास नेगेटिव बैलेंस बचे। नेगेटिव बैलेंस कब बच सकता है? जब हमारे पास में हम और ज़्यादा अच्छी प्राइस पे बेच दें, जो उसकी मार्केट वैल्यू से अच्छी प्राइस बेच दें। जैसे हमने यहाँ पर देखा WDV प्लस परचेज, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि 1 लाख का बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसे बेच दिया 1,25,000 के अंदर, पूरे बैलेंस को हमने 1,25,000 के सेल आउट कर दिया। तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस का आंसर आएगा -25,000, तो इट्स कैपिटल गेन। मतलब जब भी माइनस का आंसर आए तो आप समझिए कि यहाँ फायदे की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर गेन हो रहा है। इस टॉपिक के अंदर जब भी माइनस का फिगर आ रहा है तो कैपिटल गेन बनेगा, प्लस का फिगर आ रहा है तो कैपिटल लॉस बनेगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो हमें नोट अलाउ होगा ही सही। अब केवल हमने इतना सा जानना था कि प्लस का आंसर आने पर क्या है और माइनस का आंसर आने पर क्या है। प्लस का आंसर आता है कैपिटल लॉस और माइनस का आता है तो कैपिटल गेन, मतलब अपोजिट साइड में हम चल रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर नोट अलाउ होगा। तो ये एक कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी जब हमने सारी एसेट्स ही सेल कर दी है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, आगे हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? देखो दूसरी कंडीशन है सोल्ड ओनली फ्यू एसेट्स। ठीक है, कि आपने कुछ ही एसेट्स, कुछ ही संपत्ति आपने बेची हो। अब देखिए कुछ ही संपत्ति आपने बेची, सारी एसेट्स नहीं बेची, आपने कुछ ही संपत्तियां बेची, कुछ ही एसेट्स आपने बेची है। तो देखिए फॉर्मूला तो आपका वही रहने वाला है, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज प्लस सेल। अब इसमें भी वही दो चीज़ होगी कि आपके पास प्लस का बैलेंस होगा और आपके पास में कौन सा बैलेंस होगा? नेगेटिव बैलेंस होगा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि नेगेटिव बैलेंस बच रहा है, और आपको पता नेगेटिव बैलेंस कब बच रहा था? जब हमने ज़्यादा रेट के ऊपर बेच दें। अब देखिए वापस वही चीज़ कि ज़्यादा रेट पर आपने बेच दी है तो आपको क्या होने वाला है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी कौन सा माना जाएगा यहाँ पर? शॉर्ट टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म होता है। अभी हमको इस पर स्टडी नहीं करनी है, बस केवल हमको इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास कैपिटल गेन है और कैपिटल गेन भी कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब इसके बाद हम यह देखते हैं कि हमें इस सिचुएशन के अंदर भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों अलाउ नहीं होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में एक फिगर होना चाहिए। जैसे 1 लाख का बैलेंस बच रहा है, 2 लाख का बैलेंस बच रहा है, 10,000 का बैलेंस बच रहा है। यदि बैलेंस ही जीरो हो जाए तो भी अलाउ नहीं था, जैसे कि भी पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि वहाँ फिजिकल एसेट सही नहीं है, तो हम कहाँ पे देंगे? यहाँ पर क्या बैलेंस तो बच रहा है, लेकिन बैलेंस बच रहा है माइनस में। कोई एसेट्स कभी कोई माइनस में हो सकती है क्या? कभी भी कोई एसेट्स माइनस नहीं होती। वो अलग बात है कि मैथमेटिकली वो फिगर माइनस में आ चुका है आपके पास में। भाई आपके पास में कोई संपत्ति हो सकती है, तो क्या हो सकता है? आपके पास में दुकान हो सकती है, मकान हो सकता है, सब कुछ होता है। कोई माइनस का मकान थोड़ा हो सकता है, कोई माइनस की कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती हमारे पास में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यदि नेगेटिव बैलेंस बच रहा है तो नेगेटिव बैलेंस के ऊपर हमारे पास में डेप्रिसिएशन नोट अलाउ होगा।
तो हमारे पास वापस यहाँ पर ये होगा डेप्रिसिएशन नॉट अलाउ। क्यों, रीजन क्या दिया गया है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस बच रहा है और नेगेटिव बैलेंस होने के कारण हमारे पास में यहाँ पर डेप्रिसिएशन नॉट अलाउ हो गया। तो इसे हम नेगेटिव बैलेंस को हमने बोला था कि नेगेटिव बैलेंस मतलब यहाँ गेन हो गया, गेन भी कौन सा, शॉर्ट टर्म गेन हो गया। तो एक ये कंडीशन और पूरी हो गई है आपकी। जब आपने क्या करी, कुछ एसेट्स सेल करी, कुछ एसेट्स सेल करने के बाद में भी आपके पास नेगेटिव बैलेंस बच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब कोई एसेट्स ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आज के टाइम में तो इतनी सेल आउट हो गई, ये लग बाई चांस ऐसा होता है। तो ऐसा होने पर आपके पास जो भी आंसर बच रहा है वो नेगेटिव बैलेंस है, कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो माइनस का बैलेंस बच रहा है आपके पास में। अब आते हैं हम जो सबसे बड़ी कैलकुलेशंस हमारे होने वाली कि पॉजिटिव बैलेंस यदि बच जाए तो हमें क्या करना होगा। क्या, जब हमारे पास में प्लस का बैलेंस बच जाए तो हमें क्या करना होगा। अब हम बात करते हैं प्लस का बैलेंस, सब ठीक है, सब प्लस का बैलेंस बच रहा है। अब प्लस का बैलेंस बच रहा है, ये कौन सी कंडीशन है, पहले आप ऊपर वापस जाइए, भूल मत जाना। ऊपर क्या था, ऊपर हमने कि फ्यू एसेट्स आप सेल कर रहे हो, आप सारी एसेट्स सामने नहीं सेल करिए, फ्यू एसेट्स सामने सेल कर दिए, कुछ एसेट्स सामने सेल कर रहे हो, उस कंडीशन की हम बात करें। यहाँ पर आपने कुछ एसेट्स सामने सेल कर दिए, कुछ एसेट सेल करने पे नेगेटिव बैलेंस का तो हमने बड़ा शॉर्ट आंसर था, कैपिटल गेन हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं वापस आता हूँ कि पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो क्या है। अब देखो पॉजिटिव बैलेंस बचने पे दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि हमने ना इस ड्यूरिंग द ईयर में कोई न्यू एसेट्स ना परचेज ही नहीं करी हो, पूरे साल में हमने कोई नई एसेट्स तो परचेज ही नहीं करी, और यहाँ पर दूसरी कि हमने कोई नई एसेट्स हमने परचेज कर ली हो प्रीवियस ईयर के अंदर। तो देखिए यदि कोई भी, देखो सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव बैलेंस बचने पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा ही होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, डेप्रिसिएशन अलाउ मतलब आपके यहाँ से यहाँ नोट करूँ तो मैं यहाँ 4 कंडीशन बन रही थी, 4 कंडीशन में केवल एक पर ही डेप्रिसिएशन अलाउ है, बाकी 3 पर तो है ही नहीं। मतलब जैसे यहाँ सारे एसेट्स बच दी तो यहाँ पर भी चाहे पॉजिटिव बैलेंस बचे चाहे नेगेटिव बैलेंस बचे, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउ, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस था तो डेप्रिसिएशन नॉट अलाउ हो गया था। यहाँ पर बस केवल एक ही कंडीशन है कि पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, वो भी आपने कुछ एसेट्स ही बेच रहे हो। जब आप क्या बेच रहे हो, फ्यू एसेट्स आप सेल कर रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर करी थी या नहीं करी थी। यहाँ डेप्रिसिएशन सब पे लग रहा है, 1 2 3 कंडीशन बन रही है, आगे सब पे डेप्रिसिएशन अलाउ है। वो अलग बात है कि उनकी अमाउंट बदल रही है, उनकी कैलकुलेशन अलग बदल रहा है, उसके हम आगे स्टडी करेंगे। पहले हम ये देखना है कि हमें डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वापस से देखेंगे क्या कि यहाँ पहली कंडीशन सारी एसेट्स बेच दी तो प्लस का बैलेंस बचा चाहे माइनस का बैलेंस बचा, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउ। कुछ एसेट्स आप यदि सेल कर रहे हो, नेगेटिव बैलेंस बचा है तो डेप्रिसिएशन नॉट अलाउ होगा आपको। पॉजिटिव बैलेंस बचा है, यस डेप्रिसिएशन अलाउ होगा आपको। बस ये आंसर तो आपके पास में तय हो गया, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो डेप्रिसिएशन तो तीनों ही कंडीशन अलाउ होगा। इसमें आगे 3 कंडीशन बन रही है, 1 2 और इसके अंदर भी 2 अलग से बन रही है। तो अब देखिए इसमें आगे हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे क्या हमारा आंसर जाने वाला है। देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि नो वन एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी एसेट्स आपने परचेज नहीं करी है। तो देखो आपके पास कौन सा बैलेंस बचा, सारा आपके पास ओल्ड बैलेंस बचा। यहाँ लिख लेना, यहाँ पर कमी रह गई है, तो कौन सा बैलेंस बचा, यहाँ पर सारा आपके पास में ओल्ड बैलेंस बचा। और यदि आपके पास में ओल्ड बैलेंस बच रहा है तो उस ओल्ड बैलेंस का पूरा जो नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन की रेट है, जैसे आप मान लीजिए 15% वाला ब्लॉक है तो 15%, 10% जो भी है सारे बैलेंस पे अलाउ हो जाएगा आपको, ठीक है। जब क्या है, जब आपने कोई भी एसेट्स परचेज करी नहीं है तो परचेज करी नहीं है। देखो यहाँ पर जो सारी कैलकुलेशन है मैं आपको बताऊँ किस कंसेप्ट के लिए हो रही है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि बैलेंस बच रहा है, एसेट्स का बैलेंस बच रहा है, तो वो 2 टाइप का बैलेंस हो सकता है। एक तो न्यू एसेट्स का भी हो सकता है और पुरानी एसेट्स का भी हो सकता है, ठीक है। जो ओपनिंग आपको पिछले वर्षों से जो चलता आ रहा है, लास्ट पीरियड से जो आ रहा है उसका भी हो सकता है, और न्यू परचेज करी उसका भी हो सकता है। जब आपने न्यू परचेज ही नहीं करी है तो आपका सारा बैलेंस कौन सा होगा, ओल्ड होगा। मतलब रटना नहीं है, बिल्कुल ही बहुत लॉजिकल सी बात है कि आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, सारे बैलेंस पर ही अलाउ होगा और नॉर्मल रेट से अलाउ होगा। यहाँ पर मैं लिखने से मेरा रह गया, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको लिखनी है कि सर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, ओल्ड बैलेंस कौन सा बचेगा हमारे पास में, पूरा ओल्ड बैलेंस बचेगा। और ओल्ड बैलेंस में हमें नॉर्मल जो रेट्स होती है, जो भी हमारा ब्लॉक रेट बनी हुई 10% 15% वो मिलेगा, उस पर मिल जाएगा, पूरे ईयर के लिए ही मिलेगा हमारे पास में, क्योंकि ओल्ड बैलेंस चलता आ रहा है। तो ओल्ड बैलेंस चलता आ रहा है तो हमने पूरे साल इसे काम में लिया है, उस पर वो कंसेप्ट लागू होता ही नहीं है, 180 डेज वाला रूल लागू होता नहीं, 4 अक्टूबर 3 अक्टूबर वाला रूल लागू होगा ही नहीं वहाँ पर, वो आगे वाली कंडीशन में लागू होगा। तो यहाँ पर क्या था, नई एसेट्स थी नहीं, तो नई एसेट्स तो थी नहीं, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा कौन सा बचेगा, ओल्ड ही बैलेंस बचेगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा ओल्ड बैलेंस, और ओल्ड बैलेंस में नॉर्मल रेट से में डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अब देखिए यदि आपने न्यू एसेट्स भी है हमारे पास में, अब हम इस कंडीशन, हमारे पास में ये कंडीशन पूरी हो गई। अब हम आते हैं इधर, अब आपके पास क्या समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि ये वाली कंडीशन तो हो गई हमारे पास अब कि हमारे पास में कोई भी एसेट्स नहीं है, हमारे पास में नई एसेट्स में परचेज करी नहीं, तो सारा ओल्ड में हमारे पास में चल गया। ये एक बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए कि हमारे पास में हमने न्यू एसेट्स भी परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर में। अब वापस वही बात कि बैलेंस में हमारे पास में 2 चीज़ें हो सकती है कि वो न्यू एसेट्स का बैलेंस भी हो सकता है और ओल्ड का भी हो सकता है। अब हमें ये तय करना है
कि उसमें सारा बैलेंस उसमें जो बैलेंस है वो सारा न्यू का ही है, या बैलेंस है तो न्यू का सबसे पहले होगा, या फिर कुछ बैलेंस ओल्ड का भी हो सकता है। ठीक है ना, केवल ओल्ड का हो ऐसा तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम ये फीफो मेथड एप्लीकेबल करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नई एसेट से पूरी खत्म हो गई, पूरा ओल्ड बैलेंस बचा हो। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन हमारे पास में करते हैं, तो देखिए हम आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बैलेंस बच रहा है कि ओल्ड और न्यू दोनों बैलेंस बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दोनों बैलेंस बच रहा है, ओल्ड भी बैलेंस बच रहा है और न्यू भी बैलेंस बच रहा है। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि हमारे पास में ओल्ड भी बच रहा है, न्यू भी बच रहा है। देखिए इसका पता बड़ा ईजी लग जाएगा, आगे नीचे फॉर्मूला दिया हुआ ट्रिक दी हुई है कि जो टोटल बैलेंस जो बच रहा है वो न्यू एसेट्स की जो कॉस्ट थी उससे ज़्यादा होना चाहिए। भाई आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मान के चलिए कि मैंने 25,000 रुपये कोई एसेट्स खरीदी थी इसी ईयर के अंदर, और मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ वो 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये 30,000 बड़ा है इसके कंपेयर में, 25,000 के कंपेयर में। तो 25,000 से 30,000 बड़ा है, तो आप ये मान के चलिए 30,000 के अंदर 25,000 का तो बैलेंस तो न्यू मशीन का हो गया और 5,000 ओल्ड मशीन का हो गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, वापस से दोबारा समझ लीजिए, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं। हमने क्या लिया कि हमारे पास में हमने एक नई एसेट्स परचेज करी थी 50,000 की, ठीक है, और आज हमारे पास में सारी कैलकुलेशन करने के बाद में नई मशीन कुछ मशीनें सेल करने के बाद में जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस बच रहा है 60,000 का। तो बैलेंस ज़्यादा बड़ा बच रहा है, तो ज़्यादा बड़ा बच रहा है तो इसमें ये मशीन तो है ही सही, ये तो इसमें है ही सही, और इसके अंदर पुरानी मशीन भी है 10,000 रुपये वाली। ठीक है, जब भाई 50,000 की तो नई मशीन हो गई और 10,000 की वो पुरानी मशीन हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। भाई हमारे पास 60,000 रुपये जो बैलेंस बच रहा है इसमें दो टाइप के बैलेंस हो गए, कौन कौन सा, एक तो गया ओल्ड और एक हो गया न्यू। ओल्ड की बात करूँ तो ओल्ड तो हमारे पास में, न्यू हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा न्यू कितना हमारे पास है, न्यू एसेट्स हमने परचेज करी थी 50,000 की, तो 50,000 न्यू, तो ओल्ड कितना बचा 10,000। तो ओल्ड और न्यू हमारे पास दो बैलेंस यहाँ पर निकल कर आ गए। अब देखिए यहाँ पर दो बैलेंस निकल कर आ गए, तो इनके इसके ऊपर क्या इफेक्ट जाने वाला है हमारे आंसर पे। भाई जो न्यू एसेट्स है ना, न्यू जो बैलेंस है, इस पर हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या इसका 180 दिन से ज़्यादा यूज हुआ है या नहीं हुआ है। यदि इसको 180 दिन का ज़्यादा यूज हो गया है तो इस पर फुल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, एक चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये कोई प्लांट और मशीनरी है जो कि जिसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, तो यहाँ पर एक एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगा। ठीक है, जबकि 10,000 पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, जो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन रेट है वही मिलेगी, पूरे ईयर के लिए मिलेगा, क्यों तो ओल्ड है पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो उसके ऊपर 180 डेज की कैलकुलेशन नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी था कि हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है उसमें ओल्ड की क्वांटिटी कितनी है और न्यू की क्वांटिटी कितनी है। तो हमने यहाँ पर उसकी क्वांटिटी का पता लगा लिया। तो उसका लॉजिक भी क्यों था, क्यों न्यू यदि बैलेंस बच रहा है, नया बैलेंस है, तो नए पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि 180 दिन का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के हम देखेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन पर अलाउ है या नहीं है। तो दो चीज़ें में जानने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करी है हमने यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पर्पस जान लिया कि हमारे पास ओल्ड और न्यू बैलेंस में क्यों फाइंड आउट करना था। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, यहाँ पर हमें केवल हमारे पास में नया बैलेंस ही बच रहा हो। अब नया बैलेंस बच रहा है, इसका कैसे पता लगाएंगे, इसका सिंपल सा पता लगाएंगे। भैया आपने नई एसेट्स परचेज करी थी 50,000 की, ठीक है, और आपका जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 45,000 का। ठीक है, तो जब आपके पास में बैलेंस ही बड़ा कम बच रहा है, न्यू एसेट से भी कम बैलेंस बच रहा है आपके पास में, तो इसमें ओल्ड बैलेंस होने की संभावना जो प्रोबेबिलिटी हो तो पूरी जीरो हो गई है कि इसमें ओल्ड बैलेंस हो ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर एक नया जम्पशन और हमें लेना पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करते समय। हम ये मान देंगे 5,000 की जो हमें कमी आ रही है, ये 5,000 टुकड़ा एक इसमें से बेच दिया हमने, चाहे भले हमने फिजिकली नहीं बेचा हो, लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए हमें ये जम्पशन लगानी पड़ती है कि ये इतना कम बैलेंस हो गया है। तो क्यों हो गया इतना कम बैलेंस, हम ये मान लेंगे कि 5,000 का हमने ये भी सेल कर दिया है। इनकम टैक्स के प्रोविजंस बिल्कुल अलग होते हैं, अकाउंटिंग के प्रोविजंस अलग होते हैं। ICW है जो वर्किंग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम P&L अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके लिए रूल्स अलग होते हैं। और इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने के लिए डेप्रिसिएशन की रेट्स उसका एडजस्टमेंट बिल्कुल अलग होता है। वहाँ 180 डेज वाली कैलकुलेशन नहीं होती, यहाँ पर होती है। यहाँ पर इस तरह की अजम्पशंस हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि ये इनकम टैक्स लॉ बोलता है हमें, तो लॉ के आगे हमारे कुछ नहीं चलती, हमें जैसा उसमें बताया गया वैसा हमें उसे स्वीकार करना होता है, उसे वैसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना होता है हमारे पास में। तो हमारे पास इसका पता कैसे चल गया, भाई सिंपल सी बात है, वापस से देख लिए। भाई हमारे पास में जब हम एक बात बोल रहे हैं कि हमारे पास में 50,000 नई एसेट्स परचेज करिए, दो कंडीशन हो सकती है कि या तो इसको 60,000 के अंदर बैलेंस 60,000 का बैलेंस बच रहा हो और एक बैलेंस बच रहा हो 40,000 का।
तो यहाँ पर 10,000 प्लस के बैलेंस ज़्यादा बच रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ओल्ड बैलेंस भी शामिल है 10,000 का। और यहाँ 10,000 कम हो गया तो हम मानेंगे 10,000 का एसेट्स हमने सेल कर दी इसमें से भी, और ओल्ड बैलेंस तो कुछ है ही नहीं, ओल्ड बैलेंस तो पूरा पूरा जीरो खत्म कर दिया हमने, ओल्ड बैलेंस से कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में। तो इसमें क्या हुआ, जब हमारे पास ओल्ड बैलेंस बचा नहीं, केवल नया ही बैलेंस बचा है, तो केवल न्यू एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अब न्यू एसेट्स के ऊपर वापस हमें दो ही चीज़ को ध्यान रखना है कि 180 दिन के लिए हमने यूज़ करी है नहीं करी है, और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन वहाँ पर अलाउ है या नहीं है। इस प्रकार हमारे पास में ये पूरा जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर होता है, पूरा खत्म होता है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें आगे कोई स्टेप नहीं है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल में लिया आपको वापस समझाने के लिए, आगे हम देखते हैं। कुछ नोट मैंने आपके यहाँ पर निकाले, कुछ नोट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो क्या है, सभी संपत्तियों को बेचने से इम्पोर्टेंट नोट के अंदर देखिए आपका जो 1 है वो में सभी संपत्तियों को बेचने से डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो आपको पहले ही बताया गया कि आपने सारी एसेट्स यदि सेल कर दी तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, चाहे आपके पास पॉजिटिव बैलेंस बच रहा हो, चाहे आपके पास में नेगेटिव बैलेंस बच रहा हो। और कुछ संपत्तियां बेची हो फिर भी नेगेटिव बैलेंस आ जाए, जो कब पॉसिबल है, जब आपने ओपनिंग प्लस न्यू जो परचेज किया है वो सेल अमाउंट है उसकी सेल अमाउंट उनसे भी ज़्यादा हो, तो डेप्रिसिएशन आपको नोट अलाउ होगा क्योंकि आपके पास नेगेटिव बैलेंस बच गया। इसके अलावा एक ही कंडीशन बच रही थी, जब आपने कुछ संपत्तियां बेची और पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो फिर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ कि न्यू एसेट्स है को एड तभी करेंगे जब प्रीवियस ईयर बिजनेस यूज में लाए। तो ये मैंने पहले भी लिखा दिया, चाहे एफेक्टलेस यूज ही हो उसका, चाहे निष्क्रिय यूज ही हो, लेकिन उसका यूज में लाना जरूरी है, ठीक है ना। यदि आप उसे यूज में लाए ही नहीं, किसी कारण से आप पड़ी हुई रह गई है, तो फिर आपको उस पर एड नहीं करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, हम उसे उस पर डेप्रिसिएशन में अलाउ नहीं होगा। अब इसके बाद में हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, क्या एग्जाम्पल आपको बताया गया है, देखिए एग्जाम्पल 1 लिया गया है यहाँ पर, समझते हैं इसे। कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो 1 लाख दी हुई है, और परचेज है ड्यूरिंग द ईयर के अंदर वो प्रीवियस ईयर के अंदर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, उसी पर हम ध्यान देंगे कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, प्रीवियस ईयर का जो डब्ल्यूडीवी वो है 1 लाख रुपये, रिटर्न डाउन वैल्यू है दी हुई 1 लाख रुपये, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और परचेज है 25,000, ठीक है। अब आपके पास में जो सेल ऑफ ऑल एसेट्स, पहली बात हमने क्या कर दिया कि सारे एसेट्स हमने सेल कर दिए। अब सारे एसेट्स सेल कर दिए तो आपको डेप्रिसिएशन नोट अलाउ हो गया, पहली बात तो डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ दो कंडीशन दी है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1,10,000 रुपये और या फिर सेलिंग प्राइस 1,40,000, दो कंडीशन आपको दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज प्लस सेल। हमें यहाँ पर डेट यहाँ दी हुई भी नहीं है, डेट को हम इग्नोर भी कर देंगे। तो आंसर एक देखिए, क्या 1 लाख प्लस 25,000 जोड़ेंगे और उसमें 1,10,000 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपये बैलेंस बच गया, जो एक सामान्य कंडीशन है, 15,000 का बैलेंस बच सकता है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल कंडीशन मानेंगे, 15,000 पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ है, इट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानेंगे, ST शॉर्ट टर्म CL कैपिटल लॉस। आगे अलग से चैप्टर है इसका, तो अभी आप ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे दिया है वही 1,50,000 ऐड किया आपने, 1,40,000 में किया तो 15,000 या माइनस का बैलेंस बच गया। यदि माइनस का आंसर यदि बचा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैंने बताया था कि माइनस का आंसर बचना नहीं चाहिए, यदि बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब प्रॉफिट हो गया है। डेप्रिसिएशन नोट अलाउ इन बहुत कंडीशन बहुत सिचुएशंस, तो डेप्रिसिएशन हमें अलाउ नहीं होगा, ये इसका छोटा सा एक आंसर बन गया है आपके लिए। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा डीपली था ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कुछ माइंड लगेगा हमारे पास में। यहाँ देखिए क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है 1 लाख रुपए, वही क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ था ओपनिंग डब्ल्यूडी, ठीक है। परचेज वही 25,000 दी हुई, इसकी डेट दी हुई है 2 अक्टूबर 2019 को परचेज किया है आपका, प्रीवियस ईयर 1920, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 है। अब आपको सेल ऑफ सम एसेट्स बताइए, कुछ एसेट्स हमने बेच दी है और वो बेची है 15 अगस्त 2019 को। अक्टूबर बाद में आता है, 15 अगस्त को पहले ही सेल कर दी इन्होंने, भले ही इन्होंने पहले ही सेल कर दी हो, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है फॉर्मूला का वो वही रहने वाला है, ओपनिंग डब्ल्यूडी परचेज और माइनस सेल। तो पहले हम परचेज को ऐड करेंगे फिर माइनस सेल करेंगे। तो इस डेट से हमें इग्नोरेबल है, इस डेट से हमें इग्नोर करना है, इस डेट को हमें इग्नोर करना है, हमारे पास से ये यूजलेस है, हमें बस सारे परचेज को पहले ऐड करेंगे। तो 1 लाख प्लस 25,000 हमने ऐड कर दिया, ये आंसर स्टार्ट हो गया। तो 1,25,000 रुपये की हमारे पास में बैलेंस हो गया है टोटल, 1 लाख प्लस 25,000, 1,20,000 का हमारे पास में बैलेंस हो गया है। अब आपने कुछ एसेट्स सामने सेल करी, सारे एसेट्स सामने सेल नहीं करी, तो आपके पास अलग अलग आंसर से अलग अलग सर्कमस्टांस दिए हुए हैं कि पहला कि आपने 2 लाख में बेची हो, फिर 1,10,000 में बेची हो और 80,000 के अंदर बेची हो। तो 3 क्वेश्चन आपको 3 दिए हुए हैं कि 2 लाख में जब बेची हो तो क्या आंसर होगा, 1,10,000 में बेची तो क्या आंसर होगा, 80,000 में बेची तो क्या आंसर होगा। देखिए आगे हम सोल्व करते हैं, तीनों को अलग अलग कंडीशन लेते हैं। यदि हमने ये देख लिया तो 1,25,000 में हमारे पास में, ठीक है, 1,25,000 में हमारे पास बैलेंस हो रहा है। इसमें बैलेंस कौन कौन सा है कि हमारे पास में इसमें ओपनिंग बैलेंस भी है प्लस परचेज भी है। 2 लाख में यदि हम सेल करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा कम ही होता है कि हमारे पास में जो बैलेंस उससे भी ज़्यादा अमाउंट के ऊपर हमने सेल कर दी, ठीक है, और आपने ऐसे ज़्यादा अमाउंट पे सेल कर दी है तो आपके पास में
प्रॉफिट हो गया है माइनस का 75,000 आपका आंसर आ रहा है, इसे बोलेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी कौन सा, शॉर्ट टर्म डेप्रिसिएशन में नोट अलाउ, ठीक है, क्योंकि आपके पास माइनस का बैलेंस बचा हुआ है, तो माइनस का बैलेंस बचा हुआ है, आपको फायदा हो गया है, तो आपको डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा। 1,25,000 का ओपनिंग बैलेंस और प्लस परचेज था, और 2 लाख में आपने बेच दिया, आपकी कुछ इस तरह जुगाड़ लगाया या फिर आपकी कोई एसेट्स थी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट हो गई अब, तो इस कारण वो महंगी बिक गई है आपके पास में, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है, डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि नेगेटिव आंसर बच रहा है। अब प्लस का आंसर बचने पर हमें बताया प्लस का आंसर बच रहा है, तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा ही होगा। आगे दोनों कंडीशन के अंदर में प्लस का आंसर बच रहा है, जब क्या दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई थी कि आप सेल कीजिए से 1,10,000 के अंदर, आपने कुछ एसेट सेल करी 1,10,000 के अंदर, तो 15,000 रुपये का आपका पॉजिटिव का आंसर बैलेंस बच गया है। क्या बचा आपके पास में, 15,000 पॉजिटिव बैलेंस बच गया। अब 15,000 का बैलेंस बच गया, तो हमें इसमें यही चीज़ पता लगानी है कि इसमें नया बैलेंस कितना है और पुराना बैलेंस कितना है, ठीक है। वापस से ध्यान कीजिए कि 15,000 बैलेंस बच गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इसमें नया बैलेंस कितना है, पुराना बैलेंस कितना है। देखो आपको पता था कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमने 25,000 की न्यू एसेट्स परचेज करी है। जब आपने 25,000 की न्यू एसेट्स परचेज कर ली है, ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ जो बैलेंस बच रहा है वो 25,000 से भी कम बच रहा है, तो मतलब इसमें से भी आप ये मानकर चलेंगे, एजम्पशन करेंगे कि 10,000 रुपये की हमने इसमें से भी सेल कर दी, 10,000 रुपये इसमें से भी सेल कर दी, तो पुराना बैलेंस बचने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है, पुराना बैलेंस हमारे पास कोई बचने की संभावना है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस क्या हो गया, नई बैलेंस हो गया। ऑल बैलेंस इज न्यू। कैसे पता लगा हमारे पास में कि हमारे पास 15,000 हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हमारी जो नई एसेट्स परचेज करी उससे भी कम है, तो पुराना बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। अब इसके अंदर बस केवल जो बचा है वो पूरा पूरा नया बैलेंस मानेंगे, बल्कि हम ये और मानेंगे 10,000 रुपये की इसमें एक पार्ट, एक टुकड़ा और बेच दिया है, केवल मानेंगे, केवल अजम्पशंस है वो, है ना, लॉजिकली वो फिजिकली उसको भले उसने बेचा हो चाहे नहीं बेचा हो नए एसेट्स का पार्ट, वो हमें नहीं पता, ऐसा हम अजम्पशन ले लेते हैं। तो हमारे पास में केवल नया ही बैलेंस बचा हुआ है 15 का 15,000 रुपये। नया बैलेंस कैसे पता चला, क्योंकि ये इससे कम है, 25,000 का था, तो 25,000 तक तो नया ही बैलेंस होगा। 25,000 की जगह 25,000 एक रुपये भी होता तो 25,000 तो हम ये बोलते कि ये 25,000 तो क्या है, न्यू बैलेंस है, और एक 1 रुपीज़ ओल्ड बैलेंस है। अब इससे एक एग्जाम्पल देंगे, तो पूरा का पूरा नया बैलेंस है। अब नया बैलेंस है, न्यू एसेट्स का बैलेंस है, तो न्यू एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन अलाउ करना है, तो डेप्रिसिएशन 15,000 अलाउ होगा हमें। अब 15,000, अब आप भी देखो यहाँ पर वापस वही चीज़ आ रही होगी, आपका मन कर रहा होगा कि हमें एसेट्स तो 25,000 की परचेज करी है, तो हमें तो नई एसेट 25,000 परचेज करिए, तो 25,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है कि भाई इस एसेट्स को हमने बेच दिया, या क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है कि इस एसेट्स को हमने अभी तक बेचा भी नहीं है। क्वेश्चन तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25,000 जो नई एसेट्स परचेज करी थी उसका हमने ना तो उसको बेचा है, ना इसको हमने कोई पार्ट बेचा है, तो हमें 25,000 का नई एसेट्स परचेज करी, तो 25,000 आपका लॉजिकली ये बन रहा होगा कि 25,000 के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन हमारे पास में आंसर है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर कितना रहा है, 15,000, तो हम केवल फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, हम केवल क्या देंगे, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। तो केवल हमें डेप्रिसिएशन किस अमाउंट में अलाउ होगा, केवल 15,000 पे हमें डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अब डेप्रिसिएशन कौन कौन सा अलाउ होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपको अलाउ होगा ही होगा। नॉर्मल से मतलब कौन सा, वही 180 दिन की कैलकुलेशन हमें जरूर करनी है यहाँ पर। और एडिशनल डेप्रिसिएशन और होता है यदि वो प्लांट और मशीनरी है, तो जो प्रोडक्शन के काम हमारी जो कोई एक थिंग, कोई वस्तु बना दी, कॉमोडिटी आइटम बना रही है, तो हमारे लिए यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन और अलाउ होगा। अब हमें फुली अलाउ है हमारे पास में एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, फुली अलाउ तो है, लेकिन हमें 180 दिन की कैलकुलेशन जरूर करनी है आपको। फुली अलाउ कब होगा, जब 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है, और कम यूज किया है तो फिर हमारे उसका आधा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, जो भी रेट है, जैसे 10% तो 5% ही अलाउ हो जाएगा, 15% तो 7.5 हो जाएगा, 20% तो 10% हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास में चेंजेस आ जाएंगे। तो हमें क्या है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, हमें कितने लगाना है, जो बैलेंस हमारे पास होता है 15,000। इस कंडीशन पे आते हैं, इस कंडीशन पे क्या है, इस कंडीशन आपको बताया गया है कि 1,25,000 का जो ओपनिंग प्लस परचेज था, उसको 80,000 में से कुछ एसेट्स आपको 80,000 सेल कर दी, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 45,000 का। अब हमें ये देखना है कि इसमें ओल्ड कितना है, न्यू कितना है। तो देखिए इसका हमें पता कैसे चलेगा, जब आपको ये मालूम हो, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25,000 की हमारे पास न्यू परचेजिंग थी, तो न्यू परचेजिंग से भी ज़्यादा बैलेंस है, तो 25,000 तो न्यू का हो गया, और इससे ज़्यादा का जो बैलेंस है वो पुराना बैलेंस मानेंगे कि ये पुरानी मशीन का बैलेंस है। तो पुराना एक्सिस कितना है इसमें से, इसमें माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया 20,000। तो 20,000 इससे एक्सिस बैलेंस है, वो तो है ओल्ड का, और 25,000 तो टिल 25,000 तो आपका बैलेंस का कौन सा होगा, न्यू बैलेंस का।
यदि नया बैलेंस है तो वही नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है आपको। नॉर्मल और एडिशनल दोनों डेफिनेशन अलाउ होंगे, बस आपको 180 दिन के यूज की कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर कि 180 दिन यूज करा है या नहीं करा है। बाकी 20,000 का ओल्ड बैलेंस है तो ओल्ड बैलेंस तो पे हम 180 डेज की कैलकुलेशन नहीं करती है, चाहे भले से यूज में लेना बंद कर दे नहीं करे, क्योंकि वो पुरानी मशीन है। तो पुरानी मशीन होने पर 180 डेज की कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल डेफिनेशन अलाउ होगा, यहाँ पर नॉर्मल प्लस एडिशनल डेफिनेशन अलाउ होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशनल डेफिनेशन की और 180 डेज दो कैलकुलेशन हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया है इससे इजी मुझे तो नहीं लगता कहीं पर आपको मिलेगा, और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। यदि आप इसकी अपेक्षा, मेरे इस वीडियो की अपेक्षा यदि किसी बुक को रीड करते हो, चाहे कहीं की बुक हो, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा वहाँ पर पढ़ना। इस वीडियो को हम ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम सोल्व कर सकते हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। आज के लिए इस क्लास का इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।